तो हेलो और नमस्ते दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से चाणक्य बैच में, जहाँ पे हम गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी के लिए ये बैच चला रहे हैं। अगर जो आप इस वीडियोज को देख रहे हो, लेक्चर्स को देखना शुरू कर चुके हो, तो आई होप कि आप आगे भी देखोगे। आगे देखिए, सेट ऑफ लेक्चर्स अभी हम लोग टॉपिक सेट ऑफ लेक्चर्स को अपलोड करा जाएगा लैबमेट यूट्यूब चैनल पर, जिसे आप देख के फर्दर ऑन अपनी प्रिपरेशन को और भी इम्प्रूव करोगे और डेफिनेटली आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेते हैं। इसमें हम ये नहीं आपसे बोलेंगे कि ये एग्जैक्टली ये टॉपिक के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं। ये हम बेसिकली जो है सिर्फ एक वैकेंसी के लिए नहीं कराते हैं, सारे लैब टेक्नीशियन की, चाहे वो एम्स हो, पीजीएमबी हो, पीएचसी हो, आरआरबी, एनएचएम, एसवी, स्टेट लेवल के सारे एग्जाम, जैसे ईक्विटी पर एससी वगैरह हो गया, एनएचएम हो गया, सारा इसमें कवर होगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और कोई भी इसके लिए आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो कीप वॉचिंग और कीप बिलीविंग इन योर ओन वर्क एंड हार्ड वर्क करते रहिए। हम आपको कंटेंट देंगे जो सफिशियंट होगा आपके गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो चलो, आज का हमारा बेसिकली चाणक्य बैच को आज से हम शुरू करते हैं। और चाणक्य बैच आज से फ्री होगा आपके लिए फॉर द अपकमिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब सच एज एमसीआरई वगैरह के तक हम लोग तो फ्री ही चलाने वाले हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। आज बेसिकली हम ना, ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। मैंने सोचा कि आज से टॉपिक शुरू करने ठीक नहीं होंगे, तो क्वेश्चंस पुट करने से अच्छा है कि आज आपसे मैं सिलेबसेस को डिस्कवर आपसे डिस्कस कर लूँ और आपको बता दूँ कि आप तैयारी कैसे शुरू करोगे ताकि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो पाए। ठीक है, तो वो तैयारी की बात करेंगे आज। ठीक है, एग्जाम ओवरव्यू और पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एग्जाम का ओवरव्यू कैसा होता है और पैटर्न्स कैसे होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन पेपर की सेटिंग कैसे होती है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले सिलेबस की कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सिलेबस की कैटेगरीज है वो काफ़ी वाइड है, ब्रॉड है ना। सिलेबस की कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो देखोगे 100 क्वेश्चन है, तो ऐसे एक प्रोफेशनल एबिलिटी का कॉलम होगा, मतलब कि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बेसिकली ये क्या होता है, आपका कोर सब्जेक्ट का होता है। क्या होगा, कोर सब्जेक्ट। जैसे क्या क्या कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री देखोगे, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग है, हिस्टोपैथ हिस्टोपैथोलॉजी। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाएंगे, माइक्रो बायोकेम, हेमेट एंड ब्लड बैंकिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ये आपका कोर सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एबिलिटी का। इससे आप तैयारी करते हो तो मैं सारे बच्चों को देता हूँ, बोलता हूँ कि अगर जो बच्चे तुमने अगर जो इस पे 100% अपना एफर्ट दे दिया, यकीन मानो आप इसके 80% मार्क्स ये अकेले कवर करता है, तो इसमें आप 70 से 75% तक ला लेंगे तो तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब फिक्स्ड है। समझ में आ गया? चलो, तो एग्जाम पैटर्न का क्या है, एक तो प्रोफेशनल एबिलिटी है, दूसरा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस नॉन टेक्निकल एंड आपके कोर सब्जेक्ट से हट के क्वेश्चन होता है। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें होता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग होता है, रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। साइंस, जनरल साइंस, जीएस या फिर जीके होता है। और अर्थमेटिक एबिलिटी होती है, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं या जिसमें आपसे आपका लाइक मैथ का कितना नॉलेज है आपको, बहुत ही जनरल बेसिक लेवल का, क्लास 8 10 लेवल का मैथ होता है। जीएसटी के करंट अफेयर लीजिए, रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो ब्रॉड सिलेबस कैटेगरी में आप डिवाइड कर लो, प्रोफेशनल एबिलिटी और जनरल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी में आपने डीएमएलटी, बीएमएलटी, एमएससी किया है, उस कोर्स में जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया उससे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। लेकिन जनरल अवेयरनेस में रीजनिंग, जनरल साइंस और अर्थमेटिक एबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब कोर प्रोफेशनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना बच्चे, उसमें 80% तक
सिर्फ और सिर्फ आपका उसका क्वेश्चन होता है, प्रोफेशनल एबिलिटी क्वेश्चन होती है। तो हमको गवर्नमेंट जॉब निकालना है, तो हम तैयारी क्या करेंगे, तैयार करने का ट्राई करेंगे कि कम से कम 80% कवर हो जाए। ये कवर होने के बाद हम जो है जनरल अवेयरनेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन 80% क्या पढ़ना है आपको, आपका अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, कोर प्रोफेशनल सब्जेक्ट आपका जो है उसको 80% पढ़ना है। यानी कि 70 to 80% डीप डाइव कर लोगे तो आपका टेक्निकल वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कवर समझ में आ गया। कोर प्रोफेशनल सब्जेक्ट जैसे बताया मैंने, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री है, हिस्टोपैथोलॉजी, ये पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे प्रोफेशनल कोर में मॉड्यूल 1 है, इसमें हम समझेंगे कि बेसिक कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो मॉड्यूल 1 में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंक। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री से जितने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जितने माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनके सारा क्या कर लो, इनका मेटाबॉलिज्म तैयार कर लो। इनका मेटाबॉलिज्म तैयार कर लो, उसके बाद से क्या हो गया आपका, कुछ फंक्शन टेस्ट। फंक्शन टेस्ट में जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, रीनल रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, और एंजाइम्स पे जीओटी, एजीपीटी, एलडीएच, ये सारे टेस्ट। और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके नॉर्मल रेंजेज क्या है, इनके क्रिटिकल रेंजेज क्या है, किस लिए ये टेस्ट करते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं आपको, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ोगे, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। इसके साथ साथ विटामिन भी पढ़ लोगे। मैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो कि सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि 100% इसी से पूछे जाएंगे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म पे फोकस करना है, इस तरह माइक्रो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के ऊपर। उसके बाद विटामिन को पढ़ना है हमको, मिनरल्स में इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लेंगे, ठीक है, और फंक्शन टेस्ट पढ़ लेंगे, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल्स वगैरह को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। अब आता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ल्यूकोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, एनीमिया के टाइप, माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक, नार्मोसिटिक। उसमें माइक्रोसिटिक के अंदर में आप पूरा पढ़ लो, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसिटिक में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, थैलेसेमिया थैलेसेमिया वगैरह को पढ़ लो। ल्यूकेमिया में एएमएल, सीएलएल, ठीक है, एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया एंड एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एम एएमएल, ठीक है, एएलएल, सीएलएल वगैरह को पढ़ लीजिए। उसके बाद में हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में फैक्टर्स पढ़ोगे, सारे सारे फैक्टर्स को पढ़ लो, और फैक्टर्स के नाम पढ़ लो, और फैक्टर्स से एसोसिएटेड डिसऑर्डर पढ़ लो। तो हीमोस्टेसिस में क्या क्या होगा, कोआगुलेशन पाथवे पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चे, कोयागुलेशन, कोयागुलेशन पाथवे, उसको पढ़ लीजिए। तो कोआगुलेशन पाथवे पढ़ लो, ल्यूकोपोइसिस पढ़ लो, इरिथ्रोपोइसिस पढ़ लो, एनीमिया के टाइप पढ़ लो, ल्यूकेमिया के टाइप पढ़ लो, और हेमोस्टेसिस पढ़ लो। उसके बाद कोआगुलेशन डिसऑर्डर, इनसे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स, कोआगुलेशन फैक्टर डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया, या फिर आपका प्लेटलेट डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। और और क्या चीजें हैं, जैसे कि आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जैसे कि पीटी टेस्ट, पीटी टेस्ट, बीटीसीटी टेस्ट, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। आप बायोकेमिस्ट्री मैथ पढ़ लेते हो तो मेरा यकीन 70% सिलेबस आपका कवर हो गया। ठीक है। अब आता है ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एबीओ ग्रुप, एबीओ एंड आर एस ग्रुपिंग से, ग्रुप आर एस से होता है, ए बी ओ, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, देन इनके सारे के नेगेटिव। ठीक है, ये पढ़ लो, क्रॉस मैचिंग पढ़ लो, कुम क्रॉस मैच, मोबाइल क्रॉस मैचिंग, वो सब पढ़ लीजिए, जेल कार्मेटर। ब्लड कंपाउंड सेपरेशन में पीआरबीसी इफेक्टिव कैसे बनता है, पीआरबीसी कैसे बनता है, ठीक है, और लिक्विड रिड्यूस पीआरबीसी क्या होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है, देन पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या होता है, एसडीपी क्या होता है, ठीक है, वो सब आपको पढ़ने पड़ेगा। देन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आपको जैसे ट्राली है, ट्राली को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और आपको लाइक एफएनएसटीआर पढ़ना हो, फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एफएनएसटीआर पढ़ना होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पढ़ना है, कंपोनेंट सेपरेशन पढ़ना है ब्लड बैंकिंग में, और क्रॉस मैचिंग पढ़ लेनी है, और ब्लड ग्रुपिंग पढ़ लेनी है। क्लियर है बच्चे, आपको ये चीज़ तैयार कर लिए कि तुमने 80% से 90% सिलेबस यहीं पे आपका खत्म हो गया। मेरा
लिख के देता हूँ, ये तैयार है, तो 60% मार्क यहीं पे ला रही है। ठीक है, पूरे 100 से, और 80% टेक्निकल में से। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी आती है। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसे स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जाम, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन, वो सब भी केमिकल स्टेरिलाइजेशन पढ़ लीजिए। कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे इनरिच्ड मीडिया क्या होता है, सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है। ठीक है, और आप मीडिया के बारे में पढ़ने के बाद बैक्टीरियोलॉजी में टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम स्टेन, आईएफबी स्टेन्स, और इंडिया की बैक्टीरियोलॉजी में और क्या पढ़ोगे, जैसे एंटेरोकोकाई क्या होता है। ठीक है, एंटेरोबैक्टीरियसी क्या होता है। ठीक है, एंड स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, वो सबको आप कवर कर लीजिए। देन माइकोलॉजी में बेसिकली आप अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई और सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन और क्यूटेनियस इन्फेक्शन वाले फंजाइज को पढ़ लेने हैं आपको। डर्मेटोफाइटॉन्स को पढ़ लेने हैं आपको। अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई में कैंडिडा एल्बिकन्स को पढ़ लेने हैं आपको। तो आपका ये देखिए कवर हो गया। पैरासिटोलॉजी में प्रोटोजोअन्स को पढ़ लीजिए, और आपको टेप वर्म वगैरह हो गया, इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो किसको किसको पढ़ेंगे आप, प्रोटोजोअन्स को पढ़ लीजिए, टेप वर्म वगैरह को पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो है अदर पैरासाइट जो इम्पोर्टेंट है उनको भी आप पढ़ लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में दिए गए हैं माइक्रोबायोलॉजी में, इनको पढ़ लीजिए। वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स में आप सबसे पहले रेट्रोवायरस क्या होता है, हेपेटाइटिस क्या होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम क्या कॉज करता है। ठीक है, कौन से टेस्ट है, पीसीआर क्या होता है, एलाइजा क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लीजिए। तो ये माइक्रोबायोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ और माइक्रोबायोलॉजी और हिमेटोलॉजी कवर हो गई है आपकी। अब आती है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में बच्चे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है उनको टिश्यू प्रोसेसिंग पे। हिस्टोपैथोलॉजी को मैं बोलता हूँ बहुत ही आसान है, अगर जो आपको टिश्यू प्रोसेसिंग समझ में आती है। टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या क्या है, जैसे क्लियरिंग हो गया, डिहाइड्रेशन क्लियरिंग, डिहाइड्रेशन क्लियरिंग हो गया, डिहाइड्रेशन कराओ, क्लियरिंग करा लो, और वैक्स इमेटिंग करा लो। ठीक है, वैक्स वैक्स इम्प्रेगनेशन करवा लो। ये सारा चीज आपको आनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। देन माइक्रोटोमी आनी चाहिए आपको, सेक्शन कटिंग आनी चाहिए, टाइप ऑफ माइक्रोटोम आनी चाहिए। ठीक है, टूल एज या वेज माइक्रोटोम हो गया, या फिर क्रायोस्टेट सेक्शन हो गया, सेक्शनिंग हो गया, या माइक्रोटोमी ऑफ रोटरी माइक्रोटोम हो गया। स्टेनिंग में एचएनई पढ़ लीजिए, साइकोलॉजी में पैपिस्टेन को पढ़ लेंगे, और एफएनएसी टेक्निक्स को पढ़ लेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका हिस्टोपैथोलॉजी भी कवर हो। इम्यूनोलॉजी में थोड़ा सा टफ है, इम्यूनोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को पढ़ेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ लेंगे, ऑटो इम्यूनिटी को पढ़ लेंगे, और सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि एलाइजा हो गया, बीटीआर हो गया, इनको भी आप पढ़ लोगे, जैसे एचआईवी टेस्ट हो गया। ठीक है, जो लैटिन से मेथड वगैरह से करते हैं, ब्लॉटिंग हो गया, वो सब भी आ सकता है। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों समझ गया। मॉड्यूल 1 में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, renal function test, liver function test, cardiac biomarkers and enzymes, electrolyte, hematology में erythropoiesis, lymphopoiesis, anemia type, leukemia, hemostasis and coagulatory disorder, blood banking में ABO blood banking और RH blood banking, क्रॉस मैचिंग, ब्लड कंपाउंड सेपरेशन एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देन मॉड्यूल 2 में माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन, कल्चर मीडिया, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड वायरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक को पढ़ेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़नी है, माइक्रोटोमी पढ़नी है आपको, स्टेनिंग पढ़नी है आपको। ठीक है, देन स्टेनिंग में एचएनई पढ़ लेना है, साइटोलॉजी में पैप पढ़ लेना है आपको, एंड एफएनएसी टेक्निक पढ़ लेनी है। इम्यूनोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि इलाइजा मेडियानी या एचआईवी वगैरह, वो पढ़ लेना है आपको। यस, अभी नेक्स्ट की टेक्निकल टॉपिक की चेकलिस्ट है। ठीक है, ठीक है, टेक्निकल टॉपिक की चेकलिस्ट है, जो जिसका एवरेज वेटेज भी बताएंगे आपको, सब्जेक्ट का एरिया भी बताएंगे, और क्रिटिकल टॉपिक भी बताएंगे, जिससे आप मास्टरी करके आप इसको कवर कर सकें। जैसे कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आप फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे। फंक्शन टेस्ट में जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, ईएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, कार्डियक मॉनिटर्स, डायबिटीज मॉनिटरिंग में जैसे ब्लड शुगर में आरडीएस, एलडीएस, एचबीएवन वगैरह कुछ पढ़ेंगे। तो ये 20% वेटेज आपका क्लियर होता है, 20% कवर हो जाता है सिंपल से जैसे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, फंक्शन टेस्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। फंक्शन टेस्ट पढ़ लिया तो तुम्हारा ज़्यादातर टॉपिक कवर होगा। अब आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपको जनरली इस पर ध्यान देना, ग्राम स्टेनिंग,
एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट और एमटीबी डायग्नोस्टिक के ऊपर। इतना पढ़ा बच्चे तो तुम्हारा 15% सिलेबस कवर हो गया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये एवरेज वेटेज है, 20% बायोकेमिस्ट्री, 15% माइक्रोबायोलॉजी। इतना पढ़ने के बाद होगा हिमेटोलॉजी है, उसमें सारे सीबीसी का पैरामीटर जैसे कि एचबीटीसी, टीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, पीसीबी, एफसीएससी, सीवी या आरडीडब्ल्यू, वो पढ़ लेना है। और उनके नॉर्मल चीज पढ़ लेने हैं, उनके मेथड पढ़ लेने हैं, एस्टिमेशन के, ईएसआर क्या होता है और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, ये पढ़ लिया। अगेन 20% आपका एवरेज वेटेज कवर होता है, यानी कि 20% एवरेज वेटेज हेमेटोलॉजी का हो गया, माइक्रोबायोलॉजी की होगी या फिर क्लिनिकल बायोलॉजी भी होगी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर द ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग में कुम्भ टेस्ट, कुम्भ टेस्ट को आप पढ़ लोगे, इनडायरेक्ट कुम्भ टेस्ट और डायरेक्ट कुम्भ टेस्ट। स्टोरेज कंडीशन ब्लड बैंक, ईआरबीसी को कितने पे स्टोर करते हैं, एफएफपी को कितने पे स्टोर करते हैं, प्लेटलेट की पुअर प्लेटलेट प्लाज्मा को किसमें आप ये करते हो, या पीआर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कितने पे आप कितने स्टोरेज कंडीशन उसका क्या होता है, कैसे स्टोर करते हैं, एंटीकोगुलेंट क्या है। अफेरेसिस में आप सिंगल डोनर प्लेटलेट या रैंडम सिंगल डोनर प्लेटलेट प्लाज्मा जैसे प्लेटलेट एफेरेसिस वगैरह को पढ़ लिया तो 10% प्लेटलेट भी क्लियर हुआ। तो 20%, 15%, 20% और 10%, मतलब कि 35, 20, 55, 10, 60% आपका क्लियर हुआ। ये मल्टीपल और क्रिटिकल टॉपिक है मास्टरी के, ये समझने के बाद तुमको ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। आगे मूवी ऐड करेंगे हम एडवांस डायग्नोस्टिक एथिक्स क्या है। ठीक है, कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे और भी आपका रिमेनिंग 60% के बाद जो वेटेज है वो पूछेगा, जैसे बीओ मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कलर कोडेड डिस्पोजेबल बिल और ट्रीटमेंट मेथड फॉर द लेबोरेटरी टेस्ट, यानी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कलर कोडेड डिस्पोजेबल बिल्स क्या होते हैं, इसका बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब लेक्चर में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये कवर करोगे। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप बेसिक्स ऑफ पीसीआर, पीसीआर के बेसिक क्या है, ठीक है, एनीथिंग क्या होता है, डीनेचुरेशन क्या होता है, इलोंगेशन क्या होता है, वो सब पढ़ना है। इसके डीएनए का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लेनी है आपको। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की लगभग मास्टरी कर लोगे आप। देन आती है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल, जैसे पीपीई वगैरह का यूज करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होता है, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और क्वालिटी कंट्रोल, एलजे चार्ट से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स से भी आपको ये 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक जैसे पीपी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एलजे चार्ट, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह को कवर कर देंगे। अब आती है लेबोरेटरी मैनेजमेंट। लेबोरेटरी मैनेजमेंट में इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, देन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड एनएबीएल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स है, आईएसओ 1500 2022 को थोड़ा सा डिस्कस कर लोगे आप, तो ये भी आपका सारे स्टैंडर्ड को समझ लोगे तो ये आपका लगभग कवर हो जाता है यहाँ से। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न, भैया पेपर आता कैसे है वो बात करेंगे। इसमें टोटल 100 जनरल सारे एग्जाम में होते हैं। ठीक है, जैसे आरआरबी या स्टेट पीएससी का, यूपीपीएससी हो गया या राजस्थान पीएससी हो गया, उसमें ज़्यादातर लॉजिक क्या फॉलो करते हैं, इनमें 100 एमसीक्यू होता है और ये 90 से 120 मिनट का टाइम देते हैं आपको, यही एम्स में भी। तो ये आपको ड्यूरेशन कितना दे देंगे, 90 से 120, क्वेश्चन कितना होगा 100। निगेटिव मार्किंग क्या होगा, 0.25। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 0.25 हो गया, किसी किसी में 0.33, मतलब 1/3 होगा या 1/4, या तो 1/3 होगा या फिर 1/4 होगा बच्चे निगेटिव मार्किंग। तो आप जो भी क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे कि ये क्वेश्चन सही है, अदरवाइज वो भी आपका कट ऑफ को क्या करेगा, गड़बड़ कर देगा। ठीक है, एग्जामिनेशन का मोड बच्चे ज़्यादातर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, एमसीक्यू आपको लिस्टेड होंगे, माउस का यूज करके क्लिक कर लीजिए और आपको उसका आंसर थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड ही देना है। ठीक है, तो ये समझ में आया एग्जामिनेशन पैटर्न, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा और इसमें देखो कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे 20 नंबर बायोकेमिस्ट्री के, 20 नंबर हेमेटोलॉजी ब्लड बैंक के, 20 नंबर माइक्रोबायोलॉजी के, 20 नंबर हिस्टोपैथोलॉजी के और 20 नंबर जनरल अवेयरनेस। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, होता ही। ठीक है, अब 4 मंथ का प्रिपरेशन रोडमैप है, यानी ये 4 मंथ का आप तैयारी करो तो आपका गवर्नमेंट जॉब रखा हुआ है। कैसे 4 मंथ कैसे हो जाएगा सर, आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मंथ 1, पहले मंथ तो आप किस पे फोकस करोगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बेसिक पे। पहले मंथ की शुरुआत होगा, बेसिक को पढ़ेंगे,
तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री के बेसिक को पढ़ लेंगे, जैसे पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट, ऑर्गन्स के नेम और उनका शेप साइज वगैरह और उसके फंक्शंस को पढ़ लोगे आप। बायोकेमिस्ट्री के बेसिक में जैसे आप मेटाबोलाइट्स वगैरह को, मेटाबॉलिज्म को पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। मंथ 2 में आप डीप डाइव करेंगे हीमेटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पहले मंथ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के बेसिक को कवर करिए। मंथ 2 में इंटरनली डीप डाइव करेंगे हीमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के, यानी कि हीमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पे फोकस करेंगे। ठीक है। मंथ 3 जो होगा, थर्ड मंथ, वो डिफाइनिंग होगा। इसमें आप पैथोलॉजी के बारे में पढ़िए, ब्लड बैंकिंग पढ़िए और जनरल, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस को कवर करिए। मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3, 3 मंथ में क्या क्या हो गया? एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का बेसिक, हेमेटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक एंड जनरल अवेयरनेस, 3 मंथ में क्लियर हो गया। चौथे मंथ में आपको अब रिवीजन करना है थोड़ी बहुत, और क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट भी लैबमेट आपको देगा, तो उससे सोचना नहीं है, आप लैबमेट्स के थ्रू ही कर सकते हो। जल्दी हमारा वेबसाइट भी आ जाएगा। तो मॉक चौथे मंथ में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो मॉक टेस्ट, रिवीजन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे 4 महीने। फिर से दोहराता हूँ, मंथ 1 में एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बेसिक को कवर करिए। मंथ 2 में आप हेमेटोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी को कवर करिए। मंथ 3 में पैथोलॉजी, ब्लड बैंक एंड जनरल अवेयरनेस को कवर करिए। और मंथ 4 में मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स का। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है। और सेफ्टी फर्स्ट पॉलिसी में जब भी आप लैब में सीखने जाते हैं या फिर लैब में काम करने जाते हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, आप इन्फेक्ट होकर लोगों को भी इन्फेक्ट करोगे और आपको भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके लिए आपको लैब सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स वगैरह पे फोकस कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या क्या आता है, जैसे यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो मैंने बताया, 10-11 प्रिकॉशन है, वो भी बता दूंगा आपको। पीपीई का यूज क्या होता है वो भी बता दूंगा। फायर सेफ्टी इन केमिकल लैब, ठीक है, फायर सेफ्टी क्या होता है उसको बता देंगे। रेस और पास क्या है वो बता दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है। निजी इंजरी मैनेजमेंट क्या होती है उस पर डिस्कस कर लेंगे एनएसएम के ऊपर, कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। हालांकि इन सब के वीडियो मेरे वेबसाइट पे पड़ा, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन है बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक डालिए, उसका आंसर मैं देने का ट्राई करूंगा। और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तब भी मुझे इसमें लिख के डाल दीजिए कि आपको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज है, जल्दी हम इसे सॉर्ट आउट भी कर देंगे और लाइव भी क्लासेस शुरू कर देंगे। तो कीप वॉचिंग लैब में। होप बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और अपनी तैयारी को शुरू करिए। जब जागो तभी सवेरा होता है। अभी आ, कोई देरी नहीं है, आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।